नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं 7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। कल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी। तीसरे चरण के पंचायत चुनाव हेतु पोलिंग पार्टियां रवाना। सदर विधायक अखिलेश सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। राजकीय जिला पुस्तकालय पर S7 की विशेष रिपोर्ट। कल होने वाले चुनावों के मद्देनजर प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तीसरे चरण के लिए 4 ब्लॉकों में प्रधान, BDC, ग्राम पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य पद के लिए सभी प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के चलते कल होने वाले चुनाव में प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी हैं। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 4 ब्लॉकों ऊंचाहार, रोहनिया, गौरा और जगतपुर में आगामी 22 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए कल शाम से प्रचार बंद हो गया था। इसी चरण में कल ही मतदान होना था, लेकिन नवरात्र दशहरा पर्वों के कारण गृह मंत्रालय के निर्देश पर चुनाव आयोग ने 22 को मतदान कराने का निर्णय लिया। मतदान की अवधि 2 दिन बढ़ जाने से जहां अतिरिक्त व्यवहार बढ़ने के बावजूद प्रत्याशियों को प्रचार का मौका मिला, वहीं प्रशासन के लिए मतदान को सुचारू ढंग से संपन्न कराने का मौका मिला। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में कल ऊंचाहार, रोहनिया, गौरा और जगतपुर ब्लॉक क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए आज शाम पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। इस चरण में निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला अधिकारी अमृता सोनी ने पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए और चेतावनी दी कि यदि किसी बूथ पर अव्यवस्था व प्रशासनिक गड़बड़ी की शिकायत मिली तो संबंधित मतदाता कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक अजय मोहन शर्मा ने अधीनस्थों को निर्देश दिया कि वे संवेदनशील केंद्रों पर पैनी नजर रखें, गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आए। आज सदर विधायक अखिलेश सिंह के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में विधायक अखिलेश सिंह ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। अमृता सोनी जी को धन्यवाद दूंगा कि जिस कुशलता, निष्पक्षता और सख्ती से चुनाव कर ये लोग करवा रहे हैं, उसके लिए विशेषकर जिलाधिकारी रायबरेली ने जिस तरीके से चुनाव की कमान संभाली है, महाराजगंज से चुनाव जो सुमन सिंह लड़ रही है, इसके पति और चारों देवर जेठ यानी पंच प्यारे बहुत कलाकार हैं, बहुत गुणवान हैं, गुणी व्यक्ति हैं। एक कब क्या कर दें, चुनाव में भरोसा नहीं है। इनकी हार निश्चित है, ये बात इनको मालूम है। इसलिए चुनाव जीतने के लिए किसी भी तंत्र का सहारा ले रहे हैं। कभी पुलिस को, चुनाव आयोग को, कभी चुनाव आयोग को पुलिस नहीं, कभी चुनाव आयोग को, कभी प्रशासन को गुमराह करते हैं और इनकी कलाई खुल चुकी है। अभी इन्होंने प्लान किया है, दिनेश जो MLC भी है संयोग से, इसने अभी प्लान किया है कि अपनी गाड़ी पर फर्जी हमला करवाकर मुझको और मैनकेश्वर सिंह टिलोई विधायक को उसमें फंसाया जाए, जिससे कि हम लोग इसके क्षेत्र में चुनाव प्रचार न कर पाए और चुनाव जीत जाए। इसने सारे प्रयास किए हमको और मैनकेश्वर को तो मैदान से बाहर करने का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और ये कोई नई घटना नहीं है। सोनिया जी का जो 2004 में उपचुनाव था, 2006 में जो उपचुनाव था, तो उसमें इसने अपने ऊपर हमले का षड्यंत्र रचा था कि इसकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। ये और जयशंकर वाजपेयी ने रचा था।
इसने जयशंकर वाजपेयी को लालच दिया था कि मुलायम सिंह खुश हो जाएंगे और तुमको एमएलसी बना देंगे। लेकिन 2 ही घटना के बाद 2 ही घंटे के अंदर उस समय यहाँ के पुलिस अधीक्षक पालसन थे, वो ईमानदार थे, 2 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया था कि घटना झूठी है। जबकि उस दिन चुनाव हो रहा था, नेशनल मीडिया रायबरेली में मौजूद था और अमावा ब्लॉक का भी रहने वाला है, उसके किनारे का गांव से, अमावा से उसका कोई ब्लॉक से मतलब नहीं है। तो एक किस तरीके का व्यक्ति है सभी जानते हैं। तो मैं चुनाव आयोग को, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रियों को, हम सूचित कर चुके हैं और मीडिया के माध्यम से मैं अधिकारियों को, जनता को और सब लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि चोर को जब मालूम होता है कि चोरी का खुलासा हो गया है कि चोर चोरी नहीं करता। एक घटना पहले कर चुका है, और अगर ईमानदार जिलाधिकारी न यहाँ पर होती तो हो सकता है कि आज कुछ सेकेंड इस तरीके का अभी तक हो गया है। मैं आगाह कर रहा हूँ कि इससे ऐसी कोई घटना न। यूं तो रायबरेली में गिने चुने ही पुस्तकालय हैं, पर उनमें से शहर का राजकीय जिला पुस्तकालय सबसे अधिक पुस्तकों का संग्रह रखने वाला पुस्तकालय है। यहाँ पर जिले के दूर दराज से बच्चे व सभी वर्ग के लोग पुस्तकालय का लाभ उठाने आते हैं। सभी यहाँ पर आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें, जो कि उनके द्वारा खरीदी नहीं जा सकती अथवा बाजार में उपलब्ध नहीं है, वो यहाँ पर आकर इन्हें निःशुल्क उपलब्ध हो जाती हैं, जिसके द्वारा इनका ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ साथ रोजगार समाचार पत्रों का भी लाभ उठाते हैं, जिसके द्वारा इन्हें रोजगार ढूंढने में सहायता मिलती है। इस पुस्तकालय में बैठने व शांतिपूर्ण माहौल की व्यवस्था होने की वजह से ही लगातार लोग यहाँ पर आकर इसका लाभ उठा रहे हैं। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी। चालित है। कितना ये बच्चे आते हैं पर डे? यहाँ 150 से 200 व्यक्ति पाठक हमारा यहाँ पढ़ने आता है। इसमें महिलाएं भी होती हैं, बुजुर्ग भी होते हैं और यूथ भी होते हैं। यहाँ किस तरह की पुस्तकें मौजूद हैं? पुस्तकें यहाँ कोर्स की छोड़कर बाकी सभी स्तर की, ये क्योंकि सार्वजनिक पुस्तकालय है, इसमें एक रिक्शे वाला भी आ सकता है, एक प्रोफेसर भी आ सकता है, तो सभी के इंटरेस्ट की किताबें यहाँ रहती हैं, जो गवर्नमेंट से सीधी आती हैं। यहाँ लोकल परचेज कुछ नहीं होता, सीधे शासन हमको भेजता है सिलेक्शन करके, और वही किताबें यहाँ पे पढ़ने पब्लिक के लिए। यहाँ स्टूडेंट ये कोई कहे कि BA में या इंटरमीडिएट की वैसी बुक्स को यहाँ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कोई एंट्री का कुछ है ऐसे? हाँ, एंट्री के लिए है, आप पढ़ने के लिए तो कोई शुल्क नहीं है। जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं उनको 2 किताबें 15 दिन के लिए दी जाएंगी, और उनसे सुरक्षित निधि के रूप में सिक्योरिटी ली जाती है 300 रुपए, जो बाद में उनको वापस कर दी जाती है जब आप वो विड्रॉ करते हैं अपनी मेंबरशिप। शुल्क कोई नहीं लिया जाता है। यहाँ बैठने के लिए पर्याप्त स्थान है। 2-3 साल पहले ये भवन का विस्तार हो चुका है, जो मैंने कुछ थोड़ा प्रयास किया था, राज्य योजना से पैसा मिला, उसमें एक्सटेंशन हुआ। पहले तो बहुत छोटा था, 1 कमरा मात्र था, अब 2 और हॉल बन गए हैं हमारे पास। इसमें स्टाफ भी है, इसमें चिल्ड्रन सेक्शन भी है, और ये पुस्तकालय अच्छा चल रहा है। जनपद में सभी क्षेत्र से यहाँ पे सभी वर्ग के पाठक आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके सामने ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। हाँ जी। तो यहाँ के बच्चे आपके पुस्तकालय का कितना फायदा उठा पा रहे हैं? यहाँ के बच्चे आते हैं और
जो पढ़ने आते हैं अखबार मैगजीन वो तो पढ़ के चले आते हैं, जो मेंबर बनते हैं अगर बच्चे हैं तो उनकी बाल मेंबरशिप अलग है जिसमें छोटी बाल पुस्तकें मिलती हैं। अगर वो 11वें दर्जे के ऊपर के हैं तो वो वयस्क वाली मेंबरशिप लेते हैं उनको। बाकी स्कूल कॉलेज जैसे बताइए, क्योंकि सार्वजनिक पुस्तकालय है, स्कूल के लिए तो स्कूल की लाइब्रेरी होती ही है, ये सार्वजनिक पुस्तकालय, इसमें टेक्स्ट बुक नहीं मिलती है। कोई कोर्स की बुक चाहे तो वो नहीं मिलती। पूरे हर जगह का ये इंडिया का पूरा नियम है, सार्वजनिक पुस्तकालय में टेक्स्ट बुक नहीं मिलती। प्रशासन द्वारा सबसे बड़ी मांग ये है कि यहाँ पे मूलतः परमानेंट 2 स्टाफ है, एक मैं हूँ, एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी, और 2 गार्ड मिले रखे हैं जो सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन से हमको 2 होम गार्ड मिले हैं, तो वो सुरक्षा के लिए हैं केवल, लेकिन पुस्तकालय की अंदरूनी व्यवस्था के लिए समस्या रहती है। जिस हिसाब से होना चाहिए मेरी नज़र में वो मैं और अच्छा पाठकों को कर सकता हूँ, वो करने में थोड़ा अभी असमर्थ कर रहा हूँ। यद्यपि पाठकों से कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन फिर भी मुझे कमी लगती है कि अगर स्टाफ हमारा बढ़े, क्योंकि जिस हिसाब से अन्य चीजें विस्तार हो रही हैं पुस्तकालय में, पुस्तकें बढ़ रही हैं, सामान बढ़ रहा है, भवन बढ़ा है, तो स्टाफ की भी कमी है। क्या आपको लगता है ये जैसे टीवी चल गई है तब से लाइब्रेरी में आना लोगों का कम हुआ है? ये आम रूप से तो ये बात कही जाती है, लेकिन जनपद लाइब्रेरी में अन्य जगहों में बैठक में जाता हूँ तो ये कहा जाता है कि मेंबर लोग कम आ रहे हैं आसपास के जिलों में, लेकिन हमारे यहाँ कुछ, ये मेरा सौभाग्य है, इतने मेंबर पर डे आसपास के जिलों में नहीं आते। हमारे यहाँ पर डे 150 से 200 व्यक्ति पाठक यहाँ लाभान्वित होता है। इसका कोई फर्क आपको नहीं लगता? करूंगा कि जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक पार्टियां, कोई भी इस डेंगू को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ रही हैं। व्यापार मंडल व्यापारी लोग अपना तन मन धन लगाकर और इस सेवा में लगे हैं। कल हम लोगों का कार्यक्रम जहानाबाद से छोटी बाजार और डबल फाटक, उत्तर दरवाजा, ये सब, और अब्दुल्ला का फाटक की तरफ कार्यक्रम रहेगा। परसों हम लोग मुंशीगंज जाएंगे, मुंशीगंज के क्षेत्र निपटाएंगे। के लोग ये सेवाएं ले सकते हैं।